हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पे मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है कार बाइंग। जी दोस्तों, मैं कोई कार एक्सपर्ट नहीं हूं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि 10 लाख में अच्छी कार कौन सी है और 20 लाख में अच्छी कार कौन सी है। इस वीडियो का मकसद होगा आपको फाइनेंशियली एक कार बाइंग के बारे में अवेयर करना, क्योंकि जब आप एक कार खरीदते हैं और उसको मेंटेन करते हैं देन इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन योर मंथली एक्सपेंसेस। आपको हर महीने एक अच्छी खासी रकम पे करनी पड़ती है, चाहे उसका पेट्रोल का खर्चा हो या ईएमआई का हो, जो कि 90% से ज़्यादा केस में होता है। तो इस वीडियो का मकसद रहेगा कि आप अगर एक नई कार खरीदने जा रहे हैं या पुरानी भी खरीद रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। इसमें एक बात आती है कि आपको डीलर से इसमें अच्छी तरह डिस्काउंट लेना है, आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आपको 10-15 हज़ार रुपये से लेके लाख 1.5 लाख रुपए तक का डिस्काउंट आराम से मिल सकता है। उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा फॉलो करना पड़ेगा। देन दूसरा, अगर मैं इस वीडियो का क्रक्स कहूँ तो चाहे आप नई कार ले रहे हैं चाहे पुरानी कार ले रहे हैं, आपको बिल्कुल ढंग से पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए कि आपने लेट्स से 16 लाख या 20 लाख की कार खरीद ली, अब आपको भारी पड़ रहा है कि यार इसकी तो मेरे को ईएमआई महंगी पड़ रही है, इसका मेरे को पेट्रोल महंगा पड़ रहा है या इसका मेरे को इंश्योरेंस बहुत महंगा पड़ रहा है। तो ऐसी सब हरकतें आपके साथ नहीं होना चाहिए। यू शुड बी अ स्मार्ट बायर। जब आप कार खरीद रहे हैं तो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और सबसे लास्ट में दूंगा एक बोनस टिप, तो उसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, आपकी आंखें खोल देने वाला होगा। आपने इससे पहले शायद 2-4 कारें खरीद रखी होगी, बट मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें जरूर मिलेगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आ जाता है कार बाइंग गाइड में आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस। जी हाँ, आपको प्रॉपर एनालिसिस करके ही दुकान पे जाना है। ऐसा नहीं करना है कि दुकान पे चले गए, 2-4 कारें देखनी चालू कर दी, टेस्ट राइड ले ली और आप सोच रहे हैं कि ये लूँ। जी नहीं, सबसे पहले घर पे बैठिए, परिवार के साथ बैठिए, बैठ के सोचिए आपको करना क्या है। आपकी डेली रनिंग कितनी है, आपकी मंथली रनिंग कितनी है, ऑफिस आने जाने का डिस्टेंस कितना है, क्या रोज आप कार चलाना चाहते हो या चला पाओगे, क्या आपकी कंडीशन है। मुंबई बेंगलोर जैसे सिटी में रहते हो तो क्या आपकी कंडीशन है कि रोज ऑफिस कार ले जा सकते हो। वो सब एनालाइज करो। महीने की रनिंग कितनी है। अगर महीने की रनिंग 500 किलोमीटर से लेके 1000 किलोमीटर तक है तो आप इजीली पेट्रोल के साथ जा सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा रनिंग है देन यू शुड थिंक ऑफ कि मेरे को डीजल लेना है या ईवी लेना है या कोई हाइब्रिड व्हीकल लेना है। तो ये सब आपको एनालाइज करना है। इसके अलावा आपको देखना है कि आप कैसे रास्तों पे चलने वाले हैं। आपके शहर की सड़कें एकदम अच्छी मक्खन स्मूथ है या फिर थोड़े बहुत खड्डे हैं या फिर आपको हाईवे पे चलना है या फिर ऐसी जगह पे चलना है कि जहाँ सड़क पे खड्डे नहीं है, खड्डे में ही सड़क है। तो आपको उस हिसाब से अपना एनालिसिस करना चाहिए। इतना सब देखने के बाद ही आपको शोरूम पे चढ़ना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो हाई पॉसिबिलिटी कि आपके शहर की सड़कें बहुत ख़राब है, गड्ढे भरे पड़े हैं और आप लेके आ गए एक सेडान या हैचबैक जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस है नहीं। अब हर दूसरे तीसरे दिन आपकी गाड़ी ज़मीन पे लगती रहती। तो ऐसे काम ना करें, प्रॉपर अपना रिक्वायरमेंट एनालिसिस करें और उसके बाद ही शोरूम पे जाएं। ओके, ठीक है, अब आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस अच्छी तरह कर दिया है तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है फिक्स योर बजट। जी हाँ दोस्तों, मैं कई लोगों से पूछता हूँ कि तुम्हारा बजट कितना है, तो वो आंसर देते हैं 10 लाख से लेके 20 लाख। तो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। आपको इसका एक रीज़न बता दूँ। ये जो 10 लाख से 20 लाख है, एक एग्जांपल लिया, आपका बजट कुछ भी हो सकता है। यहाँ हम 10 से 20 लाख का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि उसके बिना कोई ढंग की कार आती नहीं है। तो अगर आप इस रेंज की बात करोगे तो इसमें इतनी कारें आ जाती है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें हाई चांसेस है कि आप एक गलत कार बाय करके निकलोगे। दोस्तों, इस 10 लाख से 20 लाख की रेंज में इतनी सारी कारें आती है। मैं आपको टाइप बता देता हूँ और आपकी स्क्रीन पे हर एक टाइप की कारों के कुछ नाम होंगे। इस सेगमेंट में आ जाती है आपकी हैचबैक, हैचबैक में आ जाती है आपके सेंट्रो, ऑल्टो, मारुति स्विफ्ट, इस टाइप की कारें। फिर एक और आता है प्रीमियम हैचबैक, उसमें आपकी आ जाती है बलेनो या i20 जैसी कार। फिर आ जाती है कॉम्पैक्ट सेडान जिसमें आपकी आती है स्विफ्ट डिज़ायर और होंडा अमेज। फिर एक सेगमेंट आता है फुल साइज सेडान जिसमें आ जाती है स्कोडा स्लाविया, होंडा सिटी। देन
अगर इस 10 लाख से 20 लाख की रेंज की बात करें तो इसमें फुल साइज एसयूवी भी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल टाटा हैरियर या फिर हुंडई की अल्काज़ार या टाटा सफारी। तो आपको पहले पता तो होना चाहिए कि मैं क्या खरीदने जा रहा हूँ। आप तो बस एक मॉडल पसंद करके चले जाते हो कि हाँ ये मेरे को खरीदना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सारे टाइप और नाम भी आपको दिख जाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। एक ये पॉइंट हुआ। दूसरा, जो फिक्स बजट में मैंने कहा है, अगर आप 10 लाख से 20 लाख पूरा इतना बड़ा रेंज लेके चलेंगे तो इतनी सारी कारें हैं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपका बजट 10 लाख है तो उसको 12-13 लाख तक भी खींच सकते हो, अगर आपको एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये एक टाइप हो गया। अब आप कहते हो नहीं मेरा बजट तो 15 लाख से लेके 20 लाख तक है, तो 10-12 लाख वाली कार मत देखो, क्योंकि उससे अननेसेसरी आपका कंफ्यूजन बढ़ेगा। ऑब्वियसली 12 लाख की कार में और 15-16 लाख की कार में फीचर्स में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो आपको डिसाइड करना है, कभी भी इतनी लंबी रेंज लेके मत चलो, बहुत प्रॉब्लम आएगी। हाई चांसेस है कि अल्टीमेटली आप एक रॉन्ग कार के साथ लैंड करोगे। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बेस्ट टाइम टू बाय द कार। अब आप पूछोगे ये क्या सवाल हुआ यार, कार बाय करने में क्या है, कभी भी जाओ पैसे देके खरीद दो। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कार बाइंग का भी बेस्ट टाइम होता है हर एक की सिचुएशन के हिसाब से। और पूरे साल अगर आप कार के प्राइस पे नज़र रखोगे तो वो एक जैसी होती भी नहीं है, ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए बेस्ट टाइम होता है। अभी हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको 3 स्लॉट में बांटूंगा। सबसे पहले हम बात करें कि जो लोग दिवाली पे कार लेते हैं, धनतेरस पे कार लेते हैं सबसे ज़्यादा, तो मैं उसकी बात करूंगा। दूसरी हम उनकी बात करेंगे जो ऑलमोस्ट ईयर एंड में कार लेते हैं, नवंबर में या दिसंबर में, उनकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे जो एकदम न्यू ईयर में कार लेते हैं, जनवरी से लेके अप्रैल मई के बीच में। तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग दिवाली पे कार लेते हैं, धनतेरस पे कार लेते हैं। दोस्तों, हम में से मैक्सिमम लोग धनतेरस पे कार लेना चाहते हैं, दिवाली पे कार लेना चाहते हैं, क्योंकि घर में खुशी का माहौल होता है और एक ट्रेडिशन रहता है कि इस दिन कार घर लाई जाए। लेकिन इस दिन अगर आप कार घर पे ला रहे हैं तो कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात है, हमें लगता है कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ध्यान से देखो बहुत बार होता है कि कार की प्राइजेस 1 महीने पहले या 2 महीने पहले ही ऑलरेडी बढ़ चुकी होती है। लेट्स से 30-40 हज़ार तो कार की प्राइस बढ़ चुकी है और अब आपको वो ऑफर कर रहा है डिस्काउंट 10,000 या 20,000 का। तो वो आपको देखना है कि क्या एक्चुअल में आपको कोई डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है या नहीं। और उसमें भी स्पेशली जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर मॉडल होते हैं या जो बहुत ज़्यादा जिसकी वेटिंग होती है, उस पे तो बिल्कुल चेक कर लेना। तो काफ़ी चांसेस है कि प्राइजेस पहले ही बढ़ चुके हैं और अभी आपको कुछ खास डिस्काउंट नहीं मिल रहा। दूसरी एक और प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है अगर आप दिवाली के टाइम कार लेते हैं, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आएगी, लेकिन चांसेस रहते हैं आने के। वो है कि दिवाली के टाइम पे कार मैन्युफैक्चरर्स पे और डीलर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनकी कार डिलीवर हो। उनकी एक्चुअली कोशिश रहती है कि 90% लोगों को कार उस वक्त मिल जाए और ऑलमोस्ट मिल भी जाती हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है कि अगर आप धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन कार की डिलीवरी लेने जाएंगे तो उनके पास इतना काम होता है, किसी को आपसे ढंग से बात करने का, आपकी कार का इंस्पेक्शन करने का किसी को बिल्कुल टाइम नहीं होता है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर दिवाली पे कार ले रहे हैं तो जो भी कार का प्री इंस्पेक्शन है वो 1-2 दिन 4 दिन पहले ही करके रख लें। एसेसरीज या कुछ है वो सब पहले करके रख लें। धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन सिर्फ जाएं, चाबी लें, फोटो खिंचवाएं और आ जाएं। उससे ज़्यादा कुछ काम ना रखें, क्योंकि उस दिन किसी को फुर्सत नहीं होती बात करने की। कुछ गड़बड़ है, ये है, वो है, तो सब वो आपके पास रह जाएगा। और याद रखिए, एक बार कार आपके नाम पे रजिस्टर हो गई, आरटीओ में नंबर आपको मिल गया, उसके बाद कार को रिप्लेस करना या कुछ काम करवाना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो कोई करना नहीं चाहता। इसलिए कार का प्री इंस्पेक्शन पहले ही करें, कार को अच्छी तरह चेक करें। कार की लाइट्स, सीट्स, फिट एंड फिनिश, इंजन, ये वो बहुत सारी चीज़ें चेक करने की होती है। आप यूट्यूब पे वीडियो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसे कहते हैं पीडीआई। तो वो अच्छी तरह करें और दिवाली से पहले कर लें। दिवाली के दिन जाओ, फोटो खिंचाओ, चाबी लो और आ जाओ। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक तो ये हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट है, जैसा मैंने कहा कि दिवाली के टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। 90% लोगों को गाड़ियाँ उनको देनी ही होती है और वो दे भी देते हैं। तो इस चक्कर में होता क्या है, जो उनकी फैक्ट्री है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो एकदम अपने पूरे पोटेंशियल पे होती है। तो उसमें होता क्या है, लेट्स से किसी कार में कोई ऐसा छोटा मोटा फॉल्ट आ गया,
उनको पता चल गया कि इस मशीन में ये फॉल्ट है, इसकी वजह से कार में ये छोटा मोटा फॉल्ट आ रहा है, तो वो बैठ के उसको एनालाइज करेंगे कि क्या इस फॉल्ट के साथ मैं कार भेज सकता हूँ, कुछ ऐसी ज़्यादा दिक्कत होगी क्या कस्टमर को। ज़्यादा दिक्कत होगी तो कार बाद में रिकॉल कर लेंगे, या वो डीलर के पास जाके छोटी मोटी प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करवा लेगा। वो ऐसा एनालाइज करते हैं, और अगर उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है तो वो वही लॉट भेज देते हैं। वो जो प्रॉब्लम है वो पूरे लॉट में आती है। फिर अब वो आपकी किस्मत है कि प्रॉब्लम बड़ी है या छोटी है। हो सकता है प्रॉब्लम बड़ी भी आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसे केसेस भी आते हैं, आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको मिल जाएंगे। तो वो एक चांसेस होते हैं। तो अगर आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई है तो फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, क्योंकि होता क्या है, जो भी काम एक फैक्ट्री फिनिश होता है, एक जो रोबोट जितनी एक्यूरेसी से करता है, वही सेम काम अगर आप बाहर डीलर से या किसी भी और कार मैकेनिक से करवाओगे तो वो परफेक्ट कभी भी नहीं होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो दिवाली पे एक ये पॉइंट भी हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको फॉल्टी कार मिलने के चांसेस होते हैं। कितनी प्रोबेबिलिटी होती है वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन चांसेस होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। देन अब नेक्स्ट टाइम की बात करते हैं। जो लोग कार लेते हैं नवंबर में या दिसंबर में, ऑलमोस्ट ईयर एंड पे, तो उस वक्त आपको एक नुकसान ये होता है कि आपका जस्ट 1 महीने बाद नया साल आ रहा है, तो आपकी कार 1 साल पुरानी हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कार कब रजिस्टर हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। कार मैन्युफैक्चर कब हुई है वही उसका ईयर माना जाएगा, और उसी के हिसाब से आपको उसकी रीसेल वैल्यू भी मिलेगी। लेट्स से कार का मैन्युफैक्चर मॉडल तो आपका 2022 का है, लेकिन खरीदी आपने 2023 में और रजिस्ट्रेशन भी तब का है, तो रजिस्ट्रेशन डेट से कोई मतलब नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कंसीडर होती है। तो नवंबर दिसंबर में एक ये नुकसान रहता है कि आपको ऑलमोस्ट पुरानी कार मिलती है, थोड़ी उसकी रीसेल वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। तो ये उनको कंसीडर करना चाहिए रीसेल वैल्यू, जो एक्चुअल में 3, 4, 5 साल के अंदर कार बेच देंगे, उनको थोड़ा फ़र्क पड़ता है। जो ऑलरेडी 8 साल 10 साल रखने की प्लानिंग कर रहे हैं उनको कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं, तो वो आराम से पुराना मॉडल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट उनकी बात करते हैं जो कि ऑलमोस्ट न्यू ईयर में कार लेते हैं, जनवरी से लेके अप्रैल मई के बीच में कार लेते हैं। तो होता क्या है, आपका दिवाली का जैसे ही लोड खत्म होता है उसके बाद कंपनियां नवंबर दिसंबर में अपने प्लांट को करती है बंद। उस वक्त न्यू प्रोडक्शन नहीं होता, उस वक्त एक्चुअली प्लांट की मेंटेनेंस होती है। जो मैंने कहा था ना, कुछ फॉल्टी या कुछ रह गया तो वो वैसा ही चला जाता है। तो अब वो क्या करते हैं, जो भी फॉल्टी पार्ट है उसको प्रॉपर रिपेयर करते हैं, मशीन की ऑयलिंग वगैरह सब कुछ सही करते हैं, और एकदम अच्छी कंडीशन में जनवरी में आपका प्लांट रेडी होता है। तो जनवरी फरवरी में जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसमें डिफेक्ट आने के चांसेस कम रहते हैं। तो अगर आपको डिस्काउंट का कुछ ज़्यादा नहीं है और आपको लंबे टाइम तक रखना है तो बेटर है कि आप जनवरी फरवरी इन महीनों में कार लें, वो अच्छा रहता है। उसमें फॉल्ट आने के चांसेस कम रहते हैं। हाँ, लेकिन एकदम नए साल में कार लेने जाओगे तो डिस्काउंट की हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको ना मिले, तो वो एक आपको नुकसान हो सकता है। लेकिन ये ज़्यादा चांसेस है कि कार आपको एक्सीलेंट कंडीशन में मिलेगी, लंबे टाइम तक आपका साथ देगी, बार बार आपको शोरूम के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। यहाँ पे एक टॉपिक बाकी रह गया जो है कार नेगोशिएशन टिप्स, तो वो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं बोनस टिप की, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी। दोस्तों अभी आप कोई भी कार खरीदोगे, स्पेशली पेट्रोल या डीजल, तो आप मान के चलिए 5-6 साल बाद या 10 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू बहुत बुरी तरह टूटने वाली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा कि आपकी कार को कोई इतने साल बाद वैल्यू नहीं देगा। स्पेशली अगर बात करें तो ईवी की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। अगर बेस्ट प्रोडक्ट की बात करें टाटा नेक्सॉन, तो प्रैक्टिकली 270 किलोमीटर 280 किलोमीटर की रेंज दे रही है। लोग आज भी प्रैक्टिकली ये कार चला रहे हैं, इवन लद्दाख तक भी लेके जा चुके हैं। तो बहुत चेंज आएगा। पेट्रोल डीजल कार खरीदोगे तो उसका डेप्रिसिएशन बहुत बुरी तरह होगा। हो सकता है 5 साल बाद आपकी पेट्रोल डीजल कार को बेचना बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये बात हमेशा याद रखना, अपना बजट उस हिसाब से बनाना। और मेरा सजेशन यही है कि आज अगर कार ले रहे हो तो लॉन्ग टाइम के लिए रखो, 8-10 साल 12 साल चलाओ उसको, क्योंकि कम में 4-5 साल बाद बेचोगे तो मुझे नहीं लगता कुछ उसका मिलने वाला है। तो वो एक बात ध्यान रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में मुझे बताइए कि आपका कार बाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या आप भी डीलर्स की लूट का शिकार हुए हैं? आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।